तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या कर रहे थे हम लोग बेटा? मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसी मोल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज बेसिकली, ज्यादातर तो हम लोग वैसे। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह गए थे उनको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर हमारे और लेफ्ट थे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी कवर किया है, ठीक है। क्या था बेटा? वो हम लोगों का था कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स थे, जैसे कि हम लोगों का था मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, जिसके अंदर हम लोग वेट बाई वेट पढ़ते थे, वेट बाई वॉल्यूम पढ़ते थे, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी पढ़ते थे, ठीक है। तो ये एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे अपना कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे परसेंटेज को, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला हम लोगों का ये था। नेक्स्ट क्या था बेटा? देखो, तो पहले वेट बाई वेट परसेंटेज सबको क्लियर है ना। फिर उसी में था वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कुछ फर्क नहीं होता है। अगर आप वेट बाई वेट परसेंटेज आप निकाल रहे हो, तो हमने देखा था फॉर्मूला कि परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला होता था कि आप ले लेते थे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते थे अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ले लेते आप मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट लेते थे इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देते थे आप 100 से। तो एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज वेट बाई वेट के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई वॉल्यूम परसेंटेज बोलता वेट बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम में ही रहता, बस नीचे हम मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी, मोलैलिटी पढ़ी थी, और नॉर्मेलिटी। तो ये सारे टर्म्स थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बस मैं आप लोग को एक बार रिमेम्बर याद दिला रहा था, ठीक है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो फटाफट कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। यानी मास परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या याद रखना है कि वो हमेशा 100 में से ही आएगा, ठीक है। वो हमेशा याद रखना है, वो हमेशा और हमेशा 100 में से ही आता है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है मास परसेंटेज के अंदर, ठीक है। कि मास परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो 100 में से ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल 10% दे रखा है मास परसेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस 10%? तो 10% का मतलब हो जाएगा दैट इज 10 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ द solution, right? So this is the meaning of mass percentage. If someone is given mass percentage of glucose is 30%, it means that is 30 gram out of 100 ग्राम। so ये mass percentage सिंपल सा हम लोगों का मीनिंग होगा। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है बेटा, दैट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म वॉल्यूम परसेंटेज? किस तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो? सो बेसिकली जस्ट लाइक द मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट इज नथिंग बट द मास ऑफ सॉल्यूट, and instead of mass of solution we are using volume of the solution. So this is called volume percentage. So volume percentage means volume of the solute divided by volume of the solution. One more thing, someone asked तुमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, तो वो क्या हो जाता? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। ये फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा सबको, ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। चलो, नेक्स्ट बेटा, मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला निकल के आया था हम लोगों के लिए? क्या पढ़ा था हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के लिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। मान लो हमने 3 मोल लिए हैं, तो क्या कर दिया, Na प्लस Nb प्लस Nc, तीनों मोल को ऐड कर दिया। तो वो हो जाएगा कि ये रेशियो होता है।
ओके सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, ठीक है। तो इसी के चलते मीटिंग थोड़ी सी के लिए ऑफ हो गया था। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन। हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन में हमने क्या क्या चीजें हम समझ रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल। यानी मान लो मुझे मैंने 3 मोल लिए हैं, ए बी और सी। तीनों के नंबर ऑफ मोल एन ए एन बी और एन सी हैं। और लेट अस अज्यूम मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। दैट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में बेटा कि एन ए का निकाल रहे हो और 3 है, तो एन ए इज इक्वल टू अपॉन एन ए प्लस एन बी। 2 है, अगर 3 होते तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ गए? तो ये आइडेंटिफाई करने का हम लोगों का तरीका हो जाएगा कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। चलो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो वैसे ही आप एन बी ऊपर रख दो, नीचे एन ए प्लस एन बी निकाल दो। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, वी ऑल नो ना, बिकॉज मोल अपॉन मोल है, तो मोल और मोल का ही तो रेशियो है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एन ए प्लस एन बी का सम किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी चीज याद रखनी है कि sum of all the mole fraction of all component is equal to 1 only। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन इंटू 100। यानी जो मोल परसेंटेज होता है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन इंटू 100 के इक्वल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इंटू 100 के इक्वल। तो ये मोल परसेंट निकाल सकते हो आप इससे। डन। चलो, अब मोलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो मोलैरिटी वी ऑल नो इट इज द नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा मोलैरिटी कहलाएगा। यानी मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर से डिवाइड हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों का। चलो, मोलैरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर मोलैरिटी का हम लोग को मास परसेंटेज के साथ रिलेशन दे रखा है, हालांकि हम लोग को ये फॉर्मुलेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको थोड़ा सा डेराइव करके ही निकाल लेंगे फटाफट। कि अगर मास परसेंटेज दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो इस वाले फॉर्मुलेज की खास कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर कोई बच्चा याद रखना चाहता है कि डायरेक्टली मैं वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंट का कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैं डायरेक्टली पुट कर दूं, तो इस तरीके से आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट। सो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ये रिलेट करता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन को, ठीक है। किससे रिलेट करता है? डेंसिटी से। तो दैट इज 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसी तरीके से एक डाइल्यूशन लॉ होता है मोलैरिटी के लिए, कि मान लो अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, मतलब डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूशन लॉ के लिए हम लोग लिख सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारा फॉर्मूला आता है M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, ठीक है। चलो, अब मान लो कि दो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया और रिजल्टेंट मोलैरिटी कोई तुमसे पूछ दे कि बताओ भाई मेरे को किसी ने दो सॉल्यूशन दिया, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम है, दोनों का अलग अलग मोलैरिटी है, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब आप मुझे बताओ जो रिजल्टेंट मोलैरिटी सॉल्यूशन की होगी वो क्या होगी? तो उस रिजल्टेंट मोलैरिटी को निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा मोलैलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि मोलैलिटी का क्या केस है और किस तरीके से आप इस मोलैलिटी को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस मोलैलिटी की बात करूं,
तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। जस्ट जैसे मोलैरिटी था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, उसी तरीके से मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इट इज डिनोटेड बाई एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, दैट इज molality is nothing but the number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारा तरीका हो जाएगा इसको याद करने का। क्लियर है, समझ आया क्या सबको, बताओ। चलो, नाउ इसी को हमने फर्दर खोल के लिखा है, मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और 1000 को हमने वैसे लिख दिया 1 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट ग्राम में गिवन होता है तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो नॉर्मेलिटी तो इस बार तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। तो सीधा हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों से इसके इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं और क्या क्या कहानी होता है ऐसे टॉपिक्स पे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर मैं बात करूं ऐसे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज क्या है जो हम लोग को इसमें समझनी है। तो पहला क्वेश्चन ही दे रखा है आप लोग को, मास परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्या तरीका हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करने का, उसको जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। तो ये हो जाएगा बेटा हम लोगों का कि अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% solution and 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% solution by mass. What is the mass percentage of resulting sugar solution? आपसे पूछा है कि एक सॉल्यूशन है शुगर का जो ऑब्टेन किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ इस 25% solution and 500 ग्राम ऑफ इस 40% solution both by mass. नाउ व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन। तो मुझे मास परसेंटेज निकालना है रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन का। तो कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ, कोई बताना चाहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पहला क्या है, 200 ग्राम ऑफ इस 25%। तो 200 ग्राम का 25% कितना होगा बेटा, 200 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। तो ये कितना हो गया बताओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो ये तो हो गया पहला केस में 50 ग्राम। दूसरा केस बताओ, 500 ग्राम का 40%। तो ये रहा 500 ग्राम, इसका 40%, दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गया, तो 5 4 जा 20। तो ये कितना आ गया आपका 20 ग्राम। तो एक निकल गया आपका 20 ग्राम, यानी एक निकल रहा है आपका 50 ग्राम, और दूसरा कितना निकल गया, 1 मिनट, 500, ठीक है, 500 ही दे रखा है ना, तो 500 2 जीरो से दो, हाँ, 200 ग्राम हो गया ना बेटा, एक जीरो भी तो है। तो ये कितना हो गया 200 ग्राम, तो दिस इज, तो ये हो गया हम लोगों का 200 ग्राम। डन। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताओ। तो एक 200 ग्राम ये निकल गया। अब हमसे पूछा है कि आप मुझे बताइए द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास परसेंटेज निकालते हैं थोड़ा, कैसे बताओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया 200 ग्राम और 50 ग्राम, यानी 250 ग्राम। और टोटल में कितना रख दूं मैं, टोटल में रख दूं 500 ग्राम, और 200 ग्राम टोटल था यानी 700 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 250/7, 250/7, ये अप्रोक्स कितना आ गया, 36%, बिकॉज हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। वैसे तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 36%। तो 36% इसका करेक्ट आंसर होगा, 36। बताओ भाई समझ आया कि नहीं सभी लोग, ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट।
how I calculate the mass percentage of resulting sugar solution. Everyone, is this clear? Just give me the confirmation once. Just give me the confirmation. Is this clear or not? Right? So this is how we actually calculate such type of questions, right? Because in this question they are asking the mass percentage of resulting sugar solution. So first we calculated the mass of solute, because in the first case it is given that 200 gram of is 25%. So 200 gram of is 25% comes out to be 50 gram, and similarly 500 gram of it 40% comes out to be 200 gram. So the total mass of the solute is 200 plus 50, that is 250 gram, divided by the total mass of the solution, which is equal to 500 plus 200. कितना हुआ? 700. So 250 divided by 700 and multiply by 100. So we get 36%. So 36% is the correct answer. ठीक है? Now move to the next question, बेटा. So क्या पूछा है इसमें? The density, right? So density is given, that is the density of the 3 molar solution of NaCl is 1 gram per milliliter, right? And the molality of the solution is dash into 10 की power minus 2 meter. So they are asking the molality of the solution. ठीक है, आपको molality of the solution calculate करना है. तो कितना है molality of the solution? चलो calculate करते हैं जल्दी से कि what is the molality of this particular solution. ठीक है, चलो बेटा calculate करें. So density of 3 solution is given and you have to calculate the molality. So the formula for calculating molality, ठीक है, क्या होता है molality निकालने का formula? That number of moles divided by per kilogram, that is 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent. So if we know these two values, then we can easily calculate the molality. The first one is the number of moles. So in this question, 3 mole solution is given. So it's very much clear, that is number of mole is 3. So number of mole कितना आ गया? Number of mole तो आ गया 3. इसमें कोई problem नहीं है. So number of mole is clear. That is 3 mole. Now, the next is how will you calculate, right? So how will you calculate the mass of the solvent, right? So solvent हमें calculate करना है. So what do you mean by this term 3M? Right, this is called 3 molar solution. So इसका मतलब क्या होता है? 3 molar solution का मतलब क्या होता है बेटा? So चेक करते हैं सबसे पहले कि what do you mean by this term 3 molar solution. ठीक है, so this 3 molar solution means 3 mole in 1 liter of solution. ठीक है, तो 3 मोलर दे रखा है किसी का भी मोलारिटी, कैपिटल एम से मोलारिटी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. तो जब भी ऐसे 3m दे रखा है इसका मतलब है 3 मोल इन 1 liter of the solution. It means the mass of the solution, volume of the solution is given, that is 1 liter. So volume is given, volume is equal to, or we say 100 milliliter. One, instead of 1 liter we are writing 100 milliliter, same thing, huh? Now what is the formula we are using for calculating density? So density is nothing but mass of solution divided by volume of solution. Volume of solution. So from this formula, we are using this formula to calculate the volume of the solution. So हम यहाँ से क्या निकालेंगे? Volume. So volume कितना आएगा बेटा? Sorry, हम यहाँ से mass निकालते हैं because हम लोग को mass का requirement है ना. तो फटाफट erase करो इसको. So we are calculating mass. So mass of the solution. ठीक है? So this is mass. Mass कितना आएगा? That is density into volume of the solution. ठीक है? Density into volume. Density is given, that is 1 gram. And what is volume beta? That is 1000 ml. So this value comes out to be 1000 gram, right? So the mass of the solution is 1000 gram. So
हो गया काम क्या? बस मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था हम लोगों को? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वी व्हाट वी वांट बेटा, वी वांट मास ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे? मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। सो वी ऑल नो दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये सबको पता है ना, इज इक्वल टू सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। डन। अब देखो, सॉल्यूशन का मास पता लग गया 1000 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है? सो 3 मोलर NaCl solution, राइट? 3 मोलर। सो n is given, we all know what is mole. Mole is equal to mass upon molar mass. So from this we easily calculate mass now. So mass comes out to be mole into molar mass, right? So number of mole is here 3. And what is the molar mass of NaCl? That is 23 plus 35.5, that is 58.5. तो प्लस कर लो, तो 3 into 58.5 कितना होगा? 3 into 58.5, फटाफट बताओ। 3 into 58.5 कैलकुलेट करो कोई। 58.5 into 3, दैट इज 175.5, राइट? कितना आया? 175.5। सो बस दिस इज 175.5। तो निकल गया ना सॉल्वेंट का मास, सीधा निकल गया, कोई इशू नहीं है। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? 1000 में से माइनस कर दो। सो 1000 में से इसको माइनस करो जल्दी से, तो कितना आ गया? 824, दैट इज 824.5 ग्राम। तो बस हो गया आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 3 है, और सॉल्वेंट कितना आ गया है? तो 824.5 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो कर लेते हैं फटाफट। तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो बस। तो दिस इज 0.824, राइट? बस हो गया आंसर। तो दैट इज 3 divided by 0.824, so value comes out to be 3.640। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ रही है बेटा, 3.640। नाउ अब हमसे पूछा क्या है, इसको इसने पूछा है कि आप 10⁻⁻2 के टर्म्स में आंसर दो। ठीक है, आपको कैसे आंसर करना है? 10⁻⁻2 के टर्म्स में आपको आंसर करना है। सो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? हम लोगों का इतना आया है 3.640। 10⁻⁻2 मीटर मोलालिटी में पूछ रहा है। ठीक है, सो आंसर कितना आ रहा है हम लोगों का अप्रोक्सीमेटली बेटा, अगर आप ध्यान से देखो? सो दिस इज, अच्छा एक और चीज कर लो। 3000, हाँ ठीक है, बात तो एक ही है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अदरवाइज तुम लोग, किसी को अगर ऐसे समझ नहीं आता ना, तुम ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको पूरा ही ले लेते 824, तो इसको 3 into 1000 कर देते ऊपर, और इसको 824.5 रहने देते। तो सभी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो 10⁻⁻2 में अगर आपको लिखना है, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3.63। ठीक है, तो 363.8 आ रहा है, जिसको हम लोग 364 भी लिख सकते हैं। तो 364 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जब भी ऐसे मोलारिटी गिवन होगी, ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर मोलारिटी इज गिवन, then when they are asking you have to calculate molality, then obviously density given होगा। ठीक है, तो जब भी आपको मोलारिटी दे रखा होगा और वो बोलता है कि आप इससे मोलालिटी निकालो, सो दोनों को कनेक्ट करने के लिए वहां पे डेंसिटी गिवन होगा। सो दिस थिंग यू ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, कि वहां पे डेंसिटी गिवन होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। On complete combustion of 0.492 gram of an organic compound gave 0.792 gram of CO2. The percentage of carbon in this organic compound, right? So you have to calculate the percentage of carbon in this organic compound. तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि complete combustion हो रहा है, right? यानी on a complete combustion of organic compound. Let us assume the organic compound, अभी तो हमें कुछ पता है नहीं वैसे। ठीक है, तो हम लोग CXY मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज CX एंड दिस इज HY, तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना स्टार्टिंग में। तो हम इसको मान के चलते हैं दैट इज CX and HY, राइट? सो CXHY, एंड जब इसका कंप्लीट कंबस्शन हुआ O2 के साथ, तो इसने क्या दिया? CO2 प्रोड्यूस किया, CO2। सो वी नो दैट एक इंपॉर्टेंट चीज हम सबको पता है कि यहाँ पे ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दे रखा है? 0.492 ग्राम।
और CO2 कितना दे रखा है, 0.792 ग्राम। दे आर आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना परसेंटेज कार्बन का होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वी ऑल नो दैट बेटा कि दैट इज 1 मोल, राइट, 1 मोल ऑफ, जब भी हम ऐसे ट्रीट करते हैं, मान लो किसी भी हाइड्रोकार्बन ले लो, CH4 ले लो, इसका जब हम कंबशन करते हैं हम क्या लिखते हैं, दैट इज CO2 + H2O। ठीक है, CO2 + H2O बनेगा। तो ये तो हम लिखते ही हैं। यहाँ पे 2 मोल कर देते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। सो वही ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखा है एकदम सिंपल सा। सो दे आर आस्किंग कि 0.492 ग्राम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, एंड दिस मच 0.792 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कितना होगा। तो पहले मुझे यहाँ पता है कि यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना है, कितना है कार्बन का परसेंट, यहाँ तो हम निकाल सकते हैं ना। तो इस वाले केस के लिए अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कितना निकलेगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास दैट इज कितना हो गया, 12, इसका तो मतलब वेट हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास CO2 का, दैट इज 44 × 100। यानी यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया है, तो यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा है 0.216। हम यहाँ के लिए तो निकाल सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे CO2 बन रहा है, ये हम लोगों को पता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 दैट इज 12/44 × 100 कम्स आउट टू बी 0.216। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का आराम से बन गया। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड में कितना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कम कार्बन का परसेंटेज कितना है भाई जी, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, तो ये तो हम लोग को पता लगेगा कि C है कितना। तो ये सिंपल सा पता लग रहा है यहाँ पे हम लोगों को, देखो क्योंकि इस पूरे रिएक्शन को भी लिखते हैं तो एक C है, यहाँ भी एक C बन रहा है ना। तो ये तो पता लग गया कि ये है 0.216। नाउ टोटल मास की जगह आप ले लो, दैट इज 0.7, सॉरी 0.492 गिवन है ना, 0.492, राइट, 0.492 × 100। So value comes out to be 43.90%। So approx 44% लिख सकते हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 44, तो 44 इज द करेक्ट आंसर। डन। सो ये था कंबस्शन के ऊपर, कि ऑन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.49492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट गिव्स 0.792 ग्राम ऑफ CO2, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आपको परसेंटेज कार्बन निकालना था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज कार्बन कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट। सो द परसेंटेज कार्बन इज लाइक कि टोटल कितना निकला है एंड डिवाइड कर दिया तुमने जो हम लोग को टोटल कंपाउंड का दे रखा है। डन। चलो, now the next question is the number of units which are used to express the concentration of solution from the following is, so you have to identify the units which are used to express the concentration of the solution from the following। ठीक है, तो कौन कौन सा यूनिट यूज होता है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा यूनिट्स हम लोगों का यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन, राइट। सो द नंबर ऑफ यूनिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, पीपीएम एंड मोलालिटी, राइट। सो यहाँ से कितने सारी यूनिट्स हो गई बेटा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है सब, है ना। सो वही तो पूछ रहा है सेम टू सेम कि द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कितना होगा आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बता दो एक बार, बताओ। बहुत सिंपल है ये तो, सभी लोग बता सकते हो, इसीलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे बेटा इसमें। देखो,
तो सबको पता है, यहाँ पे अच्छे से पता है, ध्यान से, अगर सब लोग ध्यान से अगर देखते हैं इसको, तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज करता है, मोल फ्रैक्शन करता है, मोलैरिटी करता है, पीपीएम करता है, मोलैलिटी करता है। दैट इज 1 2 3 4 5, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया इसके लिए? 5। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए हमारे पास 5। तो 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी ऐसे अलग सा नहीं दे रखा था, तो इजीली बता सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। ओके, सो द डेंसिटी, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास इज गिवन, डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फटाफट जरा निकालो तो कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, या अब मोलर मास आपको विजिबल है, तो अब जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या आने वाला है मोलैलिटी। ठीक है, कितना निकल के आएगा बेटा? वही लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था ना, एज इट इज सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। सो सिंपल उसी पे बेस्ड है, आपको बस कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ओनली। क्या मोलैलिटी आएगा इसका, बताओ। यस, निकाल रहा है कोई? चलो देखो भाई कैसे निकालोगे। आपको डेंसिटी गिवन है, दैट इज 1 मोलर। इसका मतलब क्या है, सिंपली बताओ मुझे। सो 1 मोलर डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 मोल, 1 मोल इन 1 मोल इन 1000 मिलीलीटर solution. Right. So the simple meaning of one capital M is one molarity is 1 mole dissolved in 1000 milliliter of solution. This is the simple explanation. Now they're asking you have to calculate the molality. So again we know the formula for molality, that is the number of moles divided by 1 kilogram of solvent. ठीक है, 1 kilogram of solvent, डन, 1 kilogram of solvent। क्लियर है? अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पे, वो तो सिंपल है, दैट इज 1 मोल। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द सिमिलर वे, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ हमने निकाला था। सो हियर डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So from this density we need to calculate mass. Mass is equal to density into volume. Now what is density here? कितना density है? So the density of 1 molar solution of compound X is 1.25. तो डेंसिटी है 1.25। वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो ये कितना आ गया बेटा? 1250 ग्राम। तो ये आ गया 1250 ग्राम। दिस इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, याद रखो। अब हम सबको पता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्यूशन is equal to mass of the solute plus mass of the solvent, sorry, हाँ, mass of the solute plus mass of the solvent is equal to mass of the solution। सबको पता है ये चीज। अब देखो सॉल्यूट का मास कितना होगा बेटा, निकाल सकते हैं क्या? मोलर मास इज गिवन, 1 मोल इज ऑल्सो गिवन, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू कितना आ गया? मोल 1, और मोलर मास कितना है? 85। यानी ये तो आ गया बेटा 85 ग्राम। यानी मास ऑफ सॉल्यूट 85 गिवन है, सॉल्वेंट का मास को हम एक्स ले लेते हैं, सॉल्यूशन है 1250। तो क्या यहाँ से एक्स नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ कोई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1250
और माइनस कर दो 85, दैट इज 1165। तो ये आ गया मास ऑफ द सॉल्यूट, बस हो गया काम। तो दिस इज 5, और इसको किलोग्राम के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बेटा, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 1165। तो आंसर बताओ फटाफट। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1165, 0.85, 0.858। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सबको समझ आया क्या? एक बार कंफर्म वंस। सबको समझ आया? सबको क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। नो? चलो भाई, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? नाउ, अब आपसे पूछा है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, और रिएक्शन भी आपको गिवन है, और आपको बताना है यहाँ से कि कितना मास ऑफ CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फटाफट बताओ बेटा, कितना मास ऑफ CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो। चलो, ठीक है, आपको ऑप्शन कलेक्ट करना है, आपको सारा डेटा भी दे रखा है, एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, ट्राई टू फाइंड आउट कि यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, जल्दी से। 20 ग्राम आपको दे रखा है। देखो बेटा, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। ठीक है, मास ऑफ CO2 निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है। नाउ, मास ऑफ CO2 निकालना है, बट यहाँ पे CaCO3 की कुछ बात कर लेते हैं। तो CaCO3 बोला है 20 ग्राम। सो सबसे पहले देखो 1 मोल। सो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का, सो 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव 1 मोल ऑफ CO2। हम्म, क्लियर है? 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, सो 1 मोल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। सो दिस इज 100 ग्राम। सो 100 ग्राम दे रहा है हम लोगों को CO2, दैट इज 44 ग्राम। राइट? नाउ 100 ग्राम का क्या करना है, इस हमें निकालना है 20 ग्राम। पहले 1 ग्राम का कर लूं, तो 1 ग्राम कितना देगा? तो 1 ग्राम तो देगा भाई 44 डिवाइडेड बाई 100। नाउ, अब मुझे 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। सो 20 ग्राम ऑफ 20%, ये वाला चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 20 ग्राम ऑफ 20% की क्या बात हो रही है। सो चाहो तो तुम मोल से भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी निकालना चाहो। तो सबसे पहले अगर मैं 20% निकालूं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई कि 20, मुझे परसेंट दे रखा है ना, 20 ग्राम ऑफ 20%, मतलब दिस इज 20 ग्राम, और डिवाइड क्या कर दूंगा टोटल मास से, मल्टीप्लाई बाई कितना, दैट इज 40 ग्राम, कि एक का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मास ऑफ 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट में निकाल रहा हूं। ठीक है, याद रखना, ये क्या निकाल रहा हूं मैं? मास ऑफ प्योर 20% कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकला है ये समझ आया? क्योंकि बोला है 20 ग्राम ऑफ 20%, यानी 20 ग्राम हमें लेना है 20% प्योर लाइमस्टोन का। ठीक है, तो सिर्फ 20 ग्राम लेना है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर नॉर्मली तुम बात करो, तो अगर परसेंटेज वाइज देखो तो आप कैसे बोलते हो कि भाई ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है और 40%, मतलब 20% निकालना है इसका, तो इजिली निकाल सकते हो। तो वही काम हमने किया है कि 20% वर्ड यहाँ पे बोल दिया। ये यहाँ पे एक की वर्ड था जो हम सबको समझना था, कि मास ऑफ 20%। कोई बोल देता कि मास ऑफ 30% बताओ, तो कैसे निकालते हैं आप लोग? तो मास ऑफ 30% के लिए आप क्या कर देते, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मास ऑफ 1। तो 1 का कितना होता है? 40 तो होता है, एक कैल्शियम का मास जो होता है। ठीक है, क्योंकि जब तुम लोगों ने परसेंटेज निकालना सीखा था, तो मैंने क्या बताया था परसेंटेज निकालने के लिए, कि नंबर ऑफ एटम ले लेना
इनटू उसका मास ले लेना डिवाइडेड बाई टोटल ले लेना, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, इनटू 100 कर देना, यही तो पढ़ाया था। ठीक है, तो अब वही चीज यहाँ पे आ रही है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का बोलूं तो कैल्शियम कार्बोनेट नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कैल्शियम का कितना है, तो नंबर ऑफ एटम कैल्शियम का यहाँ पे एक ही है, इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या ले लिया, उसका मॉलिक्यूलर मास एक मोल के लिए 40 ले लिया। और एक का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम का हमें निकालना है डिवाइडेड बाई टोटल 100 ग्राम। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया बेटा, 8 ग्राम, यानी मुझे 8 ग्राम के लिए निकालना है। तो 1 ग्राम के लिए अगर इतना आ रहा है तो 8 ग्राम के लिए कितना आएगा, सिंपली तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 8। तो बस आंसर देख लो कितना आ रहा है 8 ग्राम के लिए। तो 8 के लिए अगर निकालोगे तो 44 × 8 एंड डिवाइडेड बाई, राइट, तो 3.52 ग्राम। तो 3.52 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। हम्म, एक सेकेंड, हम लोगों को इसमें कुछ मिसिंग है बेटा, कुछ डेटा इसमें मिसिंग है हम लोगों के लिए। एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेने दो एक बार। या राइट, सो 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन, बस इतना था ना। कुछ डेटा बेटा मिसिंग है इसमें, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने, लेट मी इरेज दिस, एक बार दोबारा बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम था कि हम लोगों को बोला था, सिर्फ एक क्वेश्चन और होता है इसमें जिसमें वो बोलता है कि 40 ग्राम कंबस्शन के लिए निकालो। तो मैं वो वाला, मुझे लगा डेटा मिसिंग है। इसको करते हैं सॉल्व एक बार, देखो। तो क्या बोला है हम लोगों को, हमें बोला है सिर्फ इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन बोल दिया है, CO2 प्रोड्यूस करने के लिए हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20%। सो वेट ऑफ प्योर लाइमस्टाइन कितना होगा। तो हमें साफ साफ बोल रहा है कि जब हमें वेट ऑफ प्योर लाइमस्टोन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20/100 × 20 ग्राम ही बोला है बस, ठीक है। वो गड़बड़ हो गया था, हम 40 ग्राम लेके चल रहे थे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 4 ग्राम, बस। बाकी सब कुछ सेम था, बाकी सब कुछ सेम था एज इट इज। यानी हम लोग का आंसर कितना आ रहा था, हम लोग का जो भी आंसर आया था ना, हमने निकाला था कि भाई 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम के लिए CO2 कितना बन रहा है, 44 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम के लिए कितना बनेगा, दैट इज 44 डिवाइडेड बाई 100। नाउ हमें 4 ग्राम के लिए निकालना है, तो फॉर द 4 ग्राम, बस सिंपल। तो इट्स कम्स आउट टू बी 425, तो 44 डिवाइडेड बाई 25, ये आंसर था बेटा हम लोगों का, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाई 25, 1.76। सो 1.76 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1.76 ग्राम हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन। सो ये है बेटा पूरा हम लोगों का। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तुम लोग को देता हूं मैं करने के लिए, कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन एंड द मास ऑफ 2 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो आपको मास निकालना है और आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, सिंपल सा है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के। बस सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, कल मैंने ऑलरेडी बताया था तुम लोगों को कि what do you mean by the significant figures and what are the rules for calculating the significant figures, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइटम वगैरह को डिस्कस करेंगे। टिल तुम लोग इस पूरे को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, पूरा सॉल्व कर लेना जितना करना है इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो जो हम लोगों ने रिवाइज किया है तो उसको एक बार गो थ्रू करो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वहां पे हम लोग थोड़ा डाउट डिस्कस कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।